नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जीव विज्ञान का आनुवंशिकता एवं जैव विकास, ये बहुत अब इंटरेस्टिंग टॉपिक होता जा रहा है, जिसमें हम ऐसी चीजों के बारे में पता कर रहे हैं जो हमने कभी सुनी थी, लेकिन कैसे उस पे साइंटिस्ट ने उस पे वर्कआउट करा, उन्होंने चीजों को निकाला और अपनी थ्योरीज देख के हमें ये बताया कि किस प्रकार इस धरती पर जीवन बना और कैसे कैसे जो एक चेंजेस हो रहे थे एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से जो शरीर के अंदर हो रहे थे, कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो सकते हैं, इस बात की उन्होंने एक परिकल्पना करी। और जैसे अब आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे तो बहुत, अगर कहें बहुत, वो उनकी थ्योरीज ठीक थी और उसी की वजह से आज हम लोग जैव विकास अगर कहें उसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे जाति उद्भव की। अब ये जाति उद्भव ये क्या है? अभी तो हम लोगों ने कर लिया कि हमारा डेवलपमेंट, हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, हमारा विकास कैसे हुआ। जाति उद्भव ये आप क्या सोचते हैं? ये स्पेसिएशन, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि किस प्रकार हमारे इस धरती पे थोड़ी सी अलग, थोड़ी नई स्पीशीज कैसे बनी। क्योंकि जैसे हम जानते हैं पहले इस धरती पे कुछ नहीं था, फिर एक छोटा सूक्ष्म जीव बना, और फिर हम लोग जानते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने जिनका एक सेल था, फिर सेल वो मल्टी सेलुलर बने। लेकिन वो ये तो एक सेल डिवीजन हो रहा था, लेकिन कैसे कैसे नई स्पीशीज बनी और कैसे उनमें चेंजेस आए, वो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो ये जो अभी तक हमने जिन परिवर्तनों की बात करी है उसमें हमें ये नहीं पता चला कि नई स्पीशीज का उद्भव किस प्रकार हुआ। ये तो हमें पता चल गया कि ऐसे ये जो एक स्पीशी थी, ऐसे जो प्राणी थे उनमें ये चेंजेस आया, लेकिन खाली वही तो प्राणी नहीं है, अलग अलग बने हैं। तो कैसे एक से अलग अलग नई स्पीशीज बनी वो हम देखते हैं। अब जैसे अगर हम एक उदाहरण लें तो दो विभिन्न रंगों के भृंगुओं को अलग अलग स्पीशीज में क्या हम रख सकते हैं? हमने एक लाल देखे थे, एक हरे देखे, एक नीले देखे, क्या वो अलग अलग स्पीशीज हैं? नहीं। अगर वो ऐसी स्पीशीज में हो जाए कि आपस में जनन करने में असमर्थ हो, तब हम कहेंगे वो डिफरेंट स्पीशीज। अगर वो मिलके जनन कर पा रहे हैं इसका मतलब वो सेम स्पीशी है। अगर मिलके जनन नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब सेम स्पीशीज नहीं है। तो हम देख रहे थे कि लाल और हरे आपस में उनकी जनन प्रक्रिया चल रही थी, और इसका अभी हम थोड़े से और जो हमने पहले जो भृंगुओं का एग्जाम्पल लिया, इसको और थोड़े से अलग एग्जाम्पल्स लेके इन चीजों को हम और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे हमने तब तो हरे और लाल और नीले रंग इनकी हम लोगों ने तब बात करी थी। लेकिन आप ये सोचिए कि क्या होगा जब अगर झाड़ियां जिन पर भृंग भोजन के लिए निर्भर करते हैं, जो वो जिनसे वो अपना भोजन लेते हैं, वो उतने एरिया में नहीं रहे, वो किसी एक पर्वत श्रृंखला पे एक बहुत वाइड स्पेस में वो पूरे पूरे फैल जाएं, तो क्या होगा? उस समष्टि का जो आकार होगा वो भी एक बढ़ जाएगा, है ना? वो जो एक है कि आपके जो एक सोर्स ऑफ जो फूड है वो तो स्प्रेड आउट हो गया, लेकिन जो आपके बीटल्स है, जो भृंग है, वो अपने भोजन के लिए जीवन भर अपने आसपास की ही झाड़ियों में रहेंगे, क्योंकि वो छोटे हैं। वो प्लांट्स तो फैल गए, लेकिन वो इतनी दूर नहीं जा सकते, वो अपने उसी एरिया में एक संकुचित रहेंगे, वो बहुत दूर नहीं जा सकेंगे। तो क्या होगा? भृंगों की इस विशाल समष्टि के आसपास उप समष्टि एक होगी, क्योंकि नर एवं मादा भृंग जनन के लिए आवश्यक है। इसलिए क्या होगा? जनन प्राय उन उप समष्टियों के सदस्यों के मध्य ही होगा, कि जो जहां एक हो गए वो वहीं रहेंगे, वो जाएंगे नहीं किसी कारणवश। अगर जैसे अभी मैं आगे आपको बता रही हूँ कि कुछ अगर जैसे कुछ जो भृंग है वो किसी एक सोर्स के कारण, या वो जैसे भी बाय नेचर अगर वो वहां चले गए तो वो वहीं के हो जाएंगे,
तो अब इसको ऐसे सोचिए कि अब उसमें ये जैसे अगर हम हरे और लाल रंग का लें तो हरे एक साइड में रहेंगे, लाल एक साइड में, ऐसा नहीं रहेगा। तो क्या होगा कि अगर ऐसे डाइवर्सिफाई हो गए तो वहां पे थोड़े हरे रहेंगे, थोड़े लाल रहेंगे, और उनके आपस में जनन करने की तो प्रक्रिया हो सकती है। तो पहले जैसे लाल ज्यादा थे तो लाल ही लाल आपस में जनन प्रक्रिया कर रहे थे, लेकिन हम लाल और हरे मिलके भी जनन प्रक्रिया कर सकते हैं। और इस प्रकार हम देखेंगे कि फिर जो अब जो आगे की उनकी जो जनरेशन आएगी उसमें हम कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को हमें मिल सकता है। तो ये जो हमने जैसे कहा कि वो कुछ अपने कुछ जो भ्रंग है वो दूसरी जगह भी किसी मीडियम से, जैसे कौवे से, किसी के भी जानवर के शरीर से लग के वो दूर जा सकते हैं, लेकिन इस टाइप से उनकी जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्सिफाई हो सकती है। और इन दोनों ही स्थितियों में क्या होगा, अप्रवासी भ्रंग स्थानीय समष्टि के साथ ही जनन करेगा। कि जो वहां पे अब समझ लीजिए कि वहां एक प्रकार के रंग, जहां जब वो अपनी जो उनकी एक मेन जगह उससे कुछ दूसरे साइड चले गए तो उनको उतने वो ही मिलेंगे। तो जो वहां पे पहले से हैं वो रहेंगे, लेकिन जो अप्रवासी किनको कह रहे हैं, जो थोड़े से एकाध किसी कारणवश उस जगह पहुंच गए तो अब वो वहीं के हो जाएंगे और उन्हीं के वहां जो भ्रंग है उन्हीं के साथ उनकी जनन प्रक्रिया चलेगी। और इससे क्या होगा, इस प्रकार का जीन प्रवाह उन समष्टियों में होता रहता है जो आंशिक रूप से अलग अलग है। तो क्योंकि अब हमने उनका जो मेन देखा, उनका कलर डिफरेंस देखा और बॉडी में स्ट्रक्चर नहीं है, तो हो सकता है कि अब उन कुछ नए कलर के आपके भ्रंग आए, या अगर कलर की वजह से अंदर कोई उनके बॉडी में ऐसा कुछ एक करेक्टर है, वो दूसरे उस करेक्टर के साथ मिलके हो सकता है वो एक नया कुछ एक नई प्रकार के भ्रंग उत्पन्न होने लग जाएं। तो इससे और इससे क्या होगा, दोनों ही समष्टियां और अधिक वो एक पृथक पृथक होती चली जाएंगी, क्योंकि पहले जो हमें एक सिंपल एक मेन कलर का डिफरेंस मिल रहा था, आगे और भी चेंजेस मिल सकते हैं, तो डिफरेंशिएशन और ज्यादा एक बढ़ता चला जाएगा, दोनों के मध्य जीन प्रवाह का स्तर और भी कम हो जाएगा। तो भौगोलिक रूप से विलग इन समष्टियों में प्राकृतिक चयन का तरीका भी अलग होगा। अब ये इसको देखिए कैसे हम समझा रहे हैं कि अगर पहले स्थान पर जहां कौवे समाप्त हो जाए, कौवे ही नहीं रहे, तो अगर कौवे नहीं रहेंगे तो क्या होगा, जो हम लाल रंग है वो कम नहीं होगा, तो भ्रंगों का हरा लक्षण का प्राकृतिक चयन नहीं होगा जैसे पहले, क्योंकि प्राकृतिक चयन था, वो ग्रीन में अपने को छुपा ले रहे थे, तब वो इससे क्या हो रहा था, उनकी संख्या बढ़ रही थी, लाल की कम हो रही थी। लेकिन अगर अब कौवे समाप्त हो जाएं, लाल वाले खाए नहीं जाएं, तो क्या जो लाल वाले हैं उनकी संख्या उसी टाइप से बढ़ती चली जाएगी, और ग्रीन का अगर हम रेशियो देखेंगे वो काफी कुछ एक तब भी डिफरेंट रहेगा। और दूसरा एक एग्जांपल लेके, जहां कौवे अधिक संख्या में अगर हो, तब वहां पे हम कहेंगे कि वो जो एक हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा वो प्राकृतिक चयन होगा, क्योंकि ग्रीन छुपते चले जाएंगे घास में और लाल सामने होते हुए खाए चले जाएंगे। तो हम दोनों ही केसेस में देख रहे हैं कि एक जो नंबर ऑफ बीटल्स की बात कर रहे हैं, वो दोनों केस अलग है जिनमें उनकी संख्या घट या बढ़ रही है। तो ये भृंगों की इन पृथक उप समष्टियों में आनुवंशिक विचलन एवं प्राकृतिक वर्ण के संयुक्त प्रभाव के कारण ही प्रत्येक समष्टि एक दूसरे से अधिक भिन्न होती जाती है। और तो ये हम जैसा हम अगर हम देखें तो डार्विन और मेंडल का यही दोनों की थ्योरी आ गई कि एक तो नेचर की वजह से एक जो अगर कहीं स्पीशी वो जिंदा है वो वहां पे रह पा रही है, और दूसरा एक क्या हो गया है कि वो जो जब उनकी संख्या घट या बढ़ रही है, तो जो उनके आपस में जनन प्रक्रिया से जो नई स्पीशी बन रही है उसमें धीरे धीरे हम चेंजेस भी देखने को वो हमारे सामने आ सकते हैं। और वो जब चेंजेस थोड़े से प्रोमिनेंट डोमिनेंट हो जाते हैं तो वो आगे वैसी ही प्रकार के जीव उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। और
और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उनमें ऐसा कुछ चेंज आ जाए कि वो आपस में जो जनन प्रक्रिया है वो आपस में कर ही नहीं सके, और जब वो आपस में जनन प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे तब हम कहेंगे वो दोनों अलग स्पीशीज हो गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कहीं हमारे पास एक सोर्स है जो हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये सेम स्पीशी है या अलग स्पीशीज है। तो परिवर्तन और कैसे संभव है, ये तो हमने देखा कि नेचुरल उससे और जेनेटिक उसमें जो चेंज हो रहा है उससे परिवर्तन है। तो डीएनए में परिवर्तन जैसे गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, तो दो समष्टियों के सदस्यों की जनन कोशिकाएं संलयन करने में असमर्थ हो जाएंगी। तो अगर हम कह रहे हैं सेम स्पीशी और जनन प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अब अगर हम और डिटेल में जा रहे हैं तो उनका डीएनए सेम है। तो जहां अगर हमने, और डीएनए में कैसे डिफरेंस आ रहा है, अगर क्रोमोसोम्स में चेंज आ रहा है तो डीएनए में भी डिफरेंस आ रहा है। तो यह है, तो गुणसूत्रों की संख्या में अगर परिवर्तन हो रहा है तो हम समष्टियों में भी जो उसके सदस्य उनमें भी हम अलग अलग स्पीशीज उनमें कैटेगराइज कर सकते हैं। ये याद रखिए, जितने भी हमारे जीव हैं सब में क्रोमोसोम नंबर अलग अलग, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसी विभिन्नता उत्पन्न हो जाए कि हरे रंग की मादा लाल रंग के नर भ्रंग के साथ जनन करने की क्षमता ही खो दे, तो कि वहां पे जो चेंजेस ऐसे उनके एनवायरनमेंट में हो कि वो आपस में एक, ऊपर से हमें कलर चेंज लग रहा है लेकिन अंदर उनका डीएनए में कुछ ऐसा फर्क आ गया है कि वो आपस में जनन प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे, और इससे क्या होगा, भ्रंगों की नई स्पीशीज का एक उद्भव हो जाएगा। तो हमने ये देख रहे हैं कि कैसे एक एक स्पीशी है लेकिन उसके जब एनवायरनमेंट में उसके में जेनेटिक जब चेंज हो रहा है तो नई स्पीशीज बनती चली जा सकती है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हमने देखा कि जनन प्रक्रिया हो रही है लेकिन, और इस धरती पे जीवन भी आया, लेकिन किस प्रकार नई स्पीशीज बनी, क्या उनमें हुआ होगा, तो ये सारा एक हमारे साइंटिस्ट लोगों ने, वैज्ञानिकों ने इन पर रिसर्च करके देखा कि कैसे वो किसी जब उनका जो एक चाहे खाने का स्रोत था या कुछ एनवायरनमेंट में ऐसा चेंज हुआ कि वो अपनी जगह से दूसरी जगह चले गए, एक जगह संख्या बहुत कम एक जगह ज्यादा, और उस प्रकार जब आपस में जनन क्रिया कुछ अपने थे सेम स्पीशी के लेकिन थोड़े आपस में फर्क थे, और जब उन्होंने आपस में जनन प्रक्रिया करी तो थोड़े से नए जीवों को उत्पन्न करते चले गए, और धीरे धीरे इस प्रकार इस धरती पे अलग अलग स्पीशीज बनती चली गई। तो ये सब एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोग तो बड़े मजे से कह देते हैं ये चींटी है, ये हाथी है, ये टिड्डा है, ये मछली है, लेकिन कैसे कैसे बने, तो अगर हम बहुत अगर डिटेल में जाएंगे तो देखेंगे कि मेन एक से ही इतने ज्यादा अलग अलग प्राणी उत्पन्न हुए हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता चला जा रहा है। अभी आपके थोड़े से और टॉपिक्स बच रहे हैं इस चैप्टर के, तो जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करें, और जब अच्छा रिवीजन कर लेंगे तो आगे के और जो टॉपिक्स अभी हैं वो भी समझने में आसान हो जाएंगे। तो अगले सेशन के लिए तैयारी करिए, इसको अच्छी तरीके से समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।